नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका जो एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट है, इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं। आपके एसएससी जीडी के जो थर्ड शिफ्ट है 5 फरवरी की, इसके आपके जी के जीएस के हैं, कुछ आपके हिंदी के क्वेश्चन भी मिले हैं, एक दो मैथ के भी मिले हैं। हिंदी आपके जो जी के जीएस के हैं, करंट के हैं, आपके इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इनको विस्तार से देखेंगे। और यहीं पर जो शिफ्टें हैं इनका एनालिसिस करवाया जाता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जहाँ से जौन सा टॉपिक है बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आपकी योजनाएं होगी वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके नृत्य से बन रहे हैं क्वेश्चन, आपके जो उत्सव है वहाँ से बन रहे हैं, तो इनको विस्तार से पढ़ा देंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें, जिनका भी आगामी सप्ताह में अभी एसएससी जीडी का पेपर रह गया है। तो आइए चलते हैं, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर, और जो आपके इसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 से इसके योजना आयोग को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको कर दिया गया है, नीति कर दिया गया है। तो ये आपका 1 जनवरी 2015 से इसका नाम क्या है, नीति आयोग इसका कह दिया गया है। और इसमें योजना आयोग का पूछा गया था, तो इसका 15 मार्च 1950 से लेकर 2017 तक इसका आयोजन हुआ, और 2015 में इसको समाप्त कर दिया। जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो आपकी 17 तक चलनी थी, इसको बीच में ही समाप्त करके 15 में नीति आयोग का प्लान लाया। ठीक है, ये आपका थिंक टैंक है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताता है, लाभ के बारे में बताता है, विकास के बारे में बताता है, किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजा बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये भारत के लिए हो जाएंगे। रोजा बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36 में और वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? रोजर बिन्नी। इनको ध्यान रखना है। रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई 1955 को बेंगलोर में हुआ था। रोजर बिन्नी अध्यक्ष भी, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो रोजर बिन्नी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके कोच कौन है आपके भारतीय टीम के? तो गौतम गंभीर को बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है, जो भारतीय हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 से पूछा गया है, तो काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख किया गया है, कि जिसमें कोई भी मजदूर है या कोई भी कारीगर है वो काम करता है, तो उसको टोपी वगैरह पहनाई जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाते हैं। जैसे कोई महिला है वो काम कर रही है, गर्भवती है, तो उसके लिए छुट्टी दी जाती है, जल्दी घर छोड़ देना। और 3-4-6 महीने का उसे 6 महीने का उसे रेस्ट दिया जाता है। तो अनुच्छेद में यही किया गया है। अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। डीपीएसपी आपके अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक इसमें वर्ण किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। इस अनुच्छेद के तहत राज्य के उचित वेतन, सुरक्षित वातावरण और श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करनी होती है। इस अनुच्छेद के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व राहत दी जाती है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, बहुत चाहे इतिहास हो, चाहे संविधान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स में तो 2021-2020 तक के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, तो अच्छे पूछ रहे हैं, इसकी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जी के जीएस के। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1773 में आया था, ये 1773। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अधिनियम 1973 के जरिए पारित किया गया था। यह ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए इसको खोला गया था। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में की गई थी। कब की गई थी? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की
स्थापना की गई थी और ये अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी, ध्यान रखना है। चार्टर अधिनियम 1793 से जुड़ी हुई कुछ बातें। इस अधिनियम के ने कंपनी के राजस्व, प्रशासन और न्यायिक कार्यों में अलग कर दिया। इस अधिनियम में भारत विश्व संपत्ति पर संपत्ति के शासन की निरंतर सुनिश्चित की। इस अधिनियम को ने वीटो का अधिकार सभी गवर्नर जनरल को दे दिया। इसमें आपकी बताया गया है सबसे पहले गवर्नर जनरल क्लाइव थे, जो 1757 में ये बने हुए थे, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया। 2023 का ये करंट का पूछा गया है। तो मिस्र की जो सेना है उसने भाग लिया था 2023 की रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस है इसमें। मिस्र, इसको इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि सेना ने विशेष रूप से भाग लिया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी उस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। और वर्तमान का भी पूछा सकता है 2025 में गणतंत्र दिवस के रूप में कौन आया, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इरफान यूसुफ पठान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने कौन सी लोकसभा सीट से, तो इसमें यूसुफ पठान से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में ये सांसद हैं, अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें। और ये तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था इन्होंने। किसको, कांग्रेस के जो आपके अधीर रंजन चौधरी हैं उनको हराया था, ये ध्यान रखना है। 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अंदर से पूछा गया। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, बेंगलुरु में हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना है। ये आपका वेदों से, इतिहास से, जो आपका प्राचीन इतिहास है उससे पूछ लिया गया है। तो गंगा का एक बार है, और इसमें आगामी सप्ताह में पूछा जा सकता है, जैसे सिंधु सबसे अधिक उल्लेखनीय नदी है और सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अब तो ये विलुप्त हो चुकी है। सिंधु का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है, गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार और कृष्णा का एक भी बार उल्लेख नहीं मिलता है दिए गए विकल्पों में। सिंधु सबसे अधिक उल्लेखनीय नदी है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है, और सरस्वती को कहा जाता है कि सरस्वती नदी इस तरफ थी सरस्वती, और इस पूरब की साइड इसमें यमुना नदी थी, और पश्चिम की साइड इसमें सतलज नदी बहती थी। तो इसको अभी लुप्त हो चुके, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान के आसपास क्षेत्र में बहती होगी। इसके बाद अगला है लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था, और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक थी, 1961 से 1965 के आसपास से, आपके 66 के आसपास से तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और जो इंदिरा गांधी हैं वो 66 के आसपास प्रधानमंत्री बनी थी। तो उन्हीं के कार्यकाल में लौह इस्पात उद्योग हुए थे। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, 1961 से 1966 के अंतर्गत हुआ था। भारत सरकार के 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग के कई प्रमुख संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण किया, ताकि भारतीय उद्योग मजबूत हो सके। ये ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें मणिपुर से पूछा गया था कि आपका पुंगचोल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंगचोल का शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों की गर्जना। जो ड्रम है जो आपके बजाते हैं, जो कोई युद्ध होता है उनको ड्रम कहते हैं, या इनको ढोल कहते हैं, ढोलों की गर्जना इससे संबंधित है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे। पेशवा बाजीराव, जो बाजीराव मस्तानी वो फिल्म आई थी इसके ऊपर, वही है। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के जरिए बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र दिए थे। ठीक है, बाजीराव ने ये जीत लिया था, तो अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र दिए थे। बाजीराव इसमें हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित थे। हास्य व्यंग शैली से, जो आपकी
संबंधित लालचंद शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे जो विशेष रूप से हास्य व्यंग्य शैली से संबंधित थे। तो उनकी रचनाओं में तीव्र बुद्धि और समाज के बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है रानी मछैया किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई है। तो उमठ लोक नृत्य से जुड़ी है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी मच्चैया जो कोंडांगू कुर्ग की उमाथु लोक नृत्य कला की प्रतिपादक हैं, ये ध्यान रखना है। मच्छी किससे उमठ, जिस भी अभ्यार्थी ने उमठ लोक नृत्य लगाया है उसका ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी। तो 3 महीने के लिए आई थी, जो आपके कोविड-19 चली थी। गरीब कल्याण योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना 3 महीने अप्रैल से जून 2020 के लिए लागू की गई थी। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 2-2.5 साल योजना चलती रही। पहली बार ये 3 साल के लिए लागू की गई थी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा गया था कि आपके ब्रह्मपुत्र यहाँ पर जैसे आपका भारत का नक्शा है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ से निकलती है नदी, यहाँ पर तिब्बत से होती है। इसको सांगपो कहते हैं। सांगपो तिब्बत में इसको कहते हैं। यहाँ से दिहांग में अंदर घुसती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे होते हुए इसको कई नाम बदलते हैं। यहाँ पर इसका नाम मेघना हो जाता, फिर इसका पद्मा हो जाता है। यहाँ पर दोनों धाराएं मिलती हैं गंगा और इनकी, तो इनको मेघना कहते हैं। यहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है। यहाँ पर फिर जमुना हो जाता है। इनको ध्यान रखना है। तो इसको देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत, बांग्लादेश और चीन से तिब्बत से होते हुए यह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। नदी यह तिब्बत के कैलाश पर्वतीय मानसरोवर झील से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में असम से होते हुए यह मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम के राज्यों में सीमा रेखा बनाते हुए पश्चिम आपका यहाँ पर बांग्लादेश में आगे चली जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब वो अंदर घुसती है तो इसको दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है। और ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नदी का इसमें से जो भी दिया होगा आपको हो जाएगा। सरिता, अपंगा, तटनी, तरंगी, निर्झरिणी, निम्ना, कुलकसा, दरिया, वाहिनी, वैसा, शैवालिनी, इसमें शैव आती है। यहाँ से पूछा गया था। तो जो भी आपका ऑप्शन नदी के पर्यायवाचियों में इनमें से कोई होगा तो आपने लगाया होगा, आपका सही हो जाए। पर लौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। पारलौकिक का लौकिक शब्द हो जाएगा। आगे चलते, बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवैतनिक हो जाएगा। बिना वेतन, जो वेतन लेता है उसको जो काम करता है वेतन के लिए तो वो वेतन हो जाएगा। जैसे कोई कर्मचारी है, कोई सरकारी नौकरी, तो उनको वेतन मिलता है। बस जो बिना वेतन के काम करता है तो उसको अवैतनिक कहते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में। दही का तत्सम पूछा गया तो दधी हो जाएगा। और इसमें अथ का विलोम शब्द इति। अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब अंत हो जाएगा। अथ का इति हो जाएगा। हस्त शब्द का विलोम शब्द वाम हस्त हो जाएगा। हस्त का क्या हो जाएगा, वाम हस्त हो जाएगा। और यहाँ से संबंध ये भी पूछे गए हैं, वाक्यांश या शब्द समूह या शब्द, जो एक शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ये हैं। जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक, अनुकूल हो तो संवैधानिक हो जाएगा, प्रतिकूल हो तो असंवैधानिक। जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। विवेक किसके पास है, जो सही जानता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो विवेकी। जो चीज़ नहीं जानता कि क्या आपका सही है क्या आपका बुरा है क्या गलत है, तो अविवेकी हो जाएगा। जिसके पास, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। इस पर एक विस्तार से वीडियो ला देंगे, इसको जरूर देखना। और इसके इनको जरूर देखना। ये शिफ्ट के हैं आपके, ये कौन से शिफ्ट, 3rd शिफ्ट के हैं। और ये 5 फरवरी के हैं, इनको ध्यान रखना है। और इसकी आगामी शिफ्ट का एनालिसिस जल्दी ही करेंगे। हिंदी की जो प्रमुख टॉपिक हैं उनका एक विस्तार से वीडियो बना देंगे। करंट अफेयर्स का है या जहाँ से योजना वगैरह से क्वेश्चन पूछा रहा है, तो इनका वीडियो जल्दी ही डाल देंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।